एबीवीपी ने कितना बड़ा विश्वासघात किया है ड्यू के हर एक स्टूडेंट के साथ, कितना बड़ा स्कैम किया है एबीवीपी ने। लास्ट ईयर का एबीवीपी की तरफ से जो प्रेसिडेंट की पोजीशन पे खड़ा हुआ था वो था अंकित बसोइया, उसका डिग्री फेक था। वायलेंस तो है ही है, प्रोफेसर, डीन, टीचर्स इनके साथ मारपीट होती है, तो कॉमन स्टूडेंट तो क्या अपने विचार रखेगा, वो तो हमेशा डरेगा। हमें आज़ादी चाहिए पितृसत्ता से, हमें आज़ादी चाहिए रिस्ट्रिक्शन से, हमें आज़ादी चाहिए पेट्रियार्की से। सिर्फ जेंडर का ही इशू नहीं है, जेंडर के साथ कास्ट का भी इशू है, क्योंकि ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की ये दो ऐसे शब्द एक दूसरे से जुदा नहीं है। पेट्रियार्की ब्राह्मणिज्म में से निकल रही है, निकलती आई है, और इसलिए हम अगर जेंडर की बात करते हैं तो हम कास्ट को कभी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आज़ादी चाहिए कि कोई भी कॉमन स्टूडेंट अपने विचार रख सके, उसको डर ना लगे कि मैंने जो बोला है इस बोलने पर मुझे कोई आकर पीट जाए। आज़ादी ये होनी चाहिए कि जब आप वोट दें तो आपको किसी का नाम रटाने की राजनीति नहीं होनी चाहिए, या फिर ये नहीं होना चाहिए कि तुम इसको वोट दे, किसी का प्रेशर नहीं होना चाहिए। नमस्कार, बोलता हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव हो रहे हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय की भूमिका बहुत अहम इसलिए भी हो जाती है कि गुजरात से आकर कोई नरेंद्र मोदी यहाँ पढ़कर चले जाते हैं। 1970 के दशक में उन्हें प्रिंटेड डिग्री मिल जाती है, इसलिए भी खास हो जाता है। इसलिए भी कि उस लिगेसी को बनाए रखते हुए 30 साल बाद भी छात्र संघ में आने वाले एक छात्र की डिग्री फेक निकलती है, इसलिए भी अहम हो जाता है। इसलिए दिल्ली विश्वविद्यालय के इस चुनाव को राष्ट्रीय पटल पर माना जाना चाहिए इसी सवालों के बीच, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय पर हमेशा आरोप लगते रहे हैं कि यहाँ मनी मसल की पॉलिटिक्स होती है, यहाँ पर पैट्रियार्की बहुत मजबूत है। उन्हीं को क्या तोड़ सकते हैं ये उम्मीदवार जो हमारे साथ हैं, आयशा की तरफ से हैं, दामिनी कैन और जो प्रेसिडेंशियल पोस्ट के लिए हैं, और चेतना जो जॉइंट सेक्रेटरी पोस्ट के लिए हैं। हम बातचीत करेंगे कि जब छात्र संघ चुनाव की बात होती है, जब विश्वविद्यालयों में प्रेजेंस की बात होती है, तो फिर वहाँ पर महिलाएं कहाँ हैं और महिलाओं के सवाल कहाँ हैं, दलित पिछड़े कहाँ हैं और दलित पिछड़ी महिलाएं कहाँ हैं, माइनॉरिटी के सवाल क्या हैं, इन्हीं मुद्दों पर हम करेंगे बातचीत। दामिनी, किन किन सवालों को लेकर आप छात्र संघ चुनाव में आना चाहते हैं? जेंडर से रिलेटेड सबसे इम्पॉर्टेंटली जो हम इस पर मुद्दा उठाने वाले हैं और जो एक लंबा संघर्ष हम लड़ेंगे वो ये है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर लगभग 10 से 12 कॉलेजेस जो विमेन कॉलेजेस है वो डूसू का पार्ट ही नहीं है। सिर्फ 3 कॉलेजेस है जो डूसू का पार्ट है विमेन कॉलेजेस, उनका नाम है मिरांडा हाउस, लक्ष्मीबाई कॉलेज और श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज। बड़ी दिलचस्प बात आप बता रही हैं कि ज़्यादातर महिला महाविद्यालय यानी गर्ल्स कॉलेजेस जो हैं वो डूसू का पार्ट नहीं है और वहाँ पर इलेक्शंस नहीं होते हैं। नहीं, और ना उनके पास राइट टू वोट करने का हक है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशनली हमें ये गारंटेड है और ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का एक हिस्सा है कि हर महिला और मर्द को राइट टू वोट का हक है। बट कैंपस में आके रिस्ट्रिक्ट हो रहा है और इसी चीज़ को हमें बदलना है। सबसे पहला हमारा मुद्दा ये कि हम इस बार चुनाव में आने के बाद पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर सब विमेन कॉलेजेस को डूसू का हिस्सा बनाएंगे, सब महिलाओं को राइट टू वोट का हक देंगे, क्योंकि ये इनका हक है कि वो अपना उम्मीदवार चुन सके और पार्टिसिपेट भी कर सके। जब एक विमेन कॉलेज डूसू का पार्ट नहीं होता तो ना वो अपना उम्मीदवार चुन सकती है, ना वो पार्टिसिपेट कर पाती है, क्योंकि वो तो यूनियन का हिस्सा ही नहीं है, तो वो खड़ी भी नहीं हो सकती। और सबसे ज़्यादा आयरॉनिकल बात ये है कि LSR, JMC, IP कॉलेज फॉर विमेन जैसे विमेन कॉलेजेस भी जो इतने प्रोग्रेसिव कॉलेजेस हैं वो भी डूसू का हिस्सा नहीं है। एक दामिनी की बात से एक बड़ी दिलचस्प चीज़ समझ में आ रही है कि महिलाएं हैं, राजनीति क्या करेंगी। ऐसी सोच, ऐसी विचार और ऐसी ओछी टिप्पणियाँ करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो मठ मंदिर के लोग हों, ज़रूरी नहीं है कि वो RSS की शाखाओं के लोग हों, ये भी हो सकता है कि वो यूनिवर्सिटी के प्रोग्रेसिव टीचर, प्रोफेसर और एकेडमिशियन हों जो ये मानते हों कि महिलाओं को राजनीति नहीं करनी चाहिए। आपके सवाल में मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा। इसी दिल्ली विश्वविद्यालय का एक कॉलेज है जहाँ और चुनाव नहीं होता, कालिंदी कॉलेज। इस देश की सबसे बड़ी राजनेता, महिला राजनेता कालिंदी कॉलेज से ही पास आउट है मायावती। क्या उसके बाद भी आपके विश्वविद्यालय को नहीं लगता कि महिलाएं मुख्यधारा की राजनीति में, समाज में एक बड़ा काम कर सकती हैं? अभी जो प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन है वो शायद मुझे लग रहा है वही लोग चला रहे हैं जो विश्वास रखते हैं कि चलो पेट्रियार्की और गुंडागर्दी के दम पर भी हम इलेक्शन जीत सकते हैं। तभी एबीवीपी जैसे यूनिट को शील्ड मिलता है कि हाँ तुम आओ कैंपस में वायलेंस करो, गुंडागर्दी करो। और एक बहुत ही अजीब सा एक लॉजिक दिया जाता है कि हम विमेन कॉलेजेस को डूसू का पार्ट नहीं बनाएंगे क्योंकि हमें सेफ रखना चाहते हैं उनके कैंपस को। हमें नहीं लगता कि ये इंपॉर्टेंट लॉजिक है, ये कोई लॉजिक भी है इन द फर्स्ट प्लेस, क्योंकि महिलाओं को सुरक्षा नहीं चाहिए, महिलाओं को आज़ादी चाहिए।
सुरक्षा के नाम पर अगर तुम महिलाओं पर रिस्ट्रिक्शंस लगाते हो तो तुम उन्हें सेफ नहीं बना रहे हो, तुम उन्हें उनकी बंदिशों में बंद करके रख रहे हो। हमें आज़ादी चाहिए पितृसत्ता से, हमें आज़ादी चाहिए रिस्ट्रिक्शन से, हमें आज़ादी चाहिए पेट्रियार्की से। ये बात बड़ी स्पष्ट हो जानी चाहिए कि अगर महिलाओं को राजनीति नहीं करने देना चाहते तो महिलाओं से राजनीति हो जाने देना चाहते हैं, क्योंकि राजनीति की बड़ी सिंपल सी परिभाषा है, कुछ लोग राजनीति करते हैं और कुछ लोगों के साथ राजनीति हो जाती है। शायद डीयू का प्रशासन यही मानता होगा कि महिलाओं को राजनीति में नहीं आना चाहिए, शायद इसलिए भी है। हम चेतना से भी बातचीत बढ़ाते हैं। रिप्रेजेंटेशन के सवाल पर हम देखें तो महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन और दूसरा ग्रामीण पृष्ठभूमि की आई हुई महिलाओं को किस तरह की आवाज़ें यहाँ मिल पाती हैं, या फिर जो एक यो कल्चर है डीयू में बड़ा हावी है, उसमें क्लास रिफ्लेक्शन भी है, तो वो क्या डिमीन करता है, क्या महिलाओं के अंदर हीन भावना लाता है जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से होती हैं? नहीं, हाँ मतलब कहीं कहीं जो अगर ये एटमॉस्फेयर है उससे, जैसे कि हम जैसे कॉमन स्टूडेंट हैं जो गांव से आते हैं, उनको कहीं ना कहीं एहसास होता है कि हाँ कि हमारे साथ ये हो रहा है। क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत सारी जो छात्र संगठन है उसमें जाट गुर्जर जो ये मेनली जो है इनको ही जो रिप्रेजेंटेशन मिलता है, क्योंकि उनको लगता है कि इनका जो है एक प्रभाव नहीं, एक नकारात्मक प्रभाव है, चाहे वो मनी मसल पावर का हो, चाहे वो पैसों का हो, चाहे वो स्कॉर्पियो में घूमने का हो, या फिर उनके साथ इतना पावर है कि भले ही वो कम संख्या में हो, वो मतलब इतनी बड़ी संख्या को मना लेते हैं कि उनको लगता है कि हाँ हमारे पावर से जो बहुत सारे स्टूडेंट हैं, चाहे वो कास्ट का पावर हो, चाहे उनको धन बल का पावर हो, तो उनको लगता है कि हाँ वो मान जाएंगे। तो उनको लगता है कि हाँ जो स्टूडेंट है, जो कॉमन से स्टूडेंट है वो मान जाएंगे, तो उन्हें लगता है कि हम ऐसे ही दावेदारों को चुने जिनकी धाक है। तो वो सोचते हैं कि जो ग्रामीण परिवेश से आते हैं या फिर जिनकी कास्ट से वो इतनी अच्छी कास्ट नहीं है जैसा कि उनको लगता है, तो वो सोचते हैं कि उनको कैंडिडेट बनाने का फ़ायदा क्या, उनका कोई धाक नहीं है। अब आप सोचिए कॉमन सा स्टूडेंट है, उसके पास इतने सारे कैसे पैसे आ सकते हैं कि वो 20-25 स्कॉर्पियो लेकर घूम रहा है, उसके साथ 5-6 बाउंसर्स है, उसके हर गली पर होल्डिंग्स लगे हुए हैं, फंडिंग है ना। तो फंडिंग एक मैं अपने साथ स्कॉर्पियो लेकर घूमना चाहूँ, मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से आती तो नहीं घूम सकती ना। तो वो एक ऐसे कैंडिडेट को क्यों अपना दावेदार बनाएंगे जो अपना धन बल का प्रयोग करके वोट मांग नहीं खरीद सकता है, क्योंकि अब वोट मांगे नहीं जा रहे, वोट खरीदे जा रहे, और वोट उनसे खरीदवाए जाएंगे जिनके पास वास्तव में धन और बल है, जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले विद्यार्थी के पास या फिर जो कॉमन स्टूडेंट है उनके पास नहीं हो सकता। तो जिनके पास धन और बल नहीं है, ऑब्वियसली वो उनको अपना दावेदार नहीं बनाएंगे। बट आइसा एक ऐसा संगठन है जो विश्वास करता है कि धन बल के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, कॉमन स्टूडेंट के मुद्दों को आगे बढ़ाना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि हम धन बल करके पैसा उड़ाकर, पर्चे उड़ाकर, स्कॉर्पियो में घूमकर जो है वोट खरीदें, बट एज ए कैंडिडेट और एज ए छात्र संगठन हम लोगों को प्रभावित नहीं करें, हम लोगों को प्रोत्साहित करें कि आप आइए और वोट कीजिए। तो प्रभावित करने और प्रोत्साहित करने में बहुत फ़र्क होता है, और आयशा विश्वास करता है कि जो प्रोत्साहन है वो धीरे धीरे जो है आयशा को जो है विजय की ओर बढ़ाएगा। और कॉमन स्टूडेंट है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र से आते हो या नहीं आते हो, मतलब आयशा संगठन को पता भी नहीं था कि मैं कहाँ से आती हूँ। उसने मुझे जब यहाँ हम या दामिनी दी हैं या फिर जो सारे कैंडिडेट हैं उनके बाद हमारी मुलाकात हुई, तो पहले से एक वो पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर उन्होंने कोई डिसीजन नहीं लिया, क्योंकि उन्होंने सोचा कि कॉमन स्टूडेंट को आगे आना चाहिए, चाहे वो किसी भी पृष्ठभूमि से आते हो। तो मुझे लगता है कि जो कॉमन स्टूडेंट है, जो कॉमन स्टूडेंट से के बीच से आया है, वो ही समझेगा कि उनके मुद्दे क्या है। वो जब समझेगा कि उनके मुद्दे ये है तो ही वो आगे रखेगा, जब वो आगे रखेगा तो वो इम्प्लीमेंट होगा। एक स्कॉर्पियो में घूमने वाला जिनकी लाइफ बहुत खुश है, वो कभी नहीं समझेगा कि कॉमन स्टूडेंट के मुद्दे क्या है। बिल्कुल, चेतना की इन बातों से एक वाकया याद आता है। 6-7 साल पहले दिल्ली विश्वविद्यालय में जब मेरा यहाँ के छात्रों से रूबरू हुआ, मैं खुद दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र रहा, तब ये पता चला कि जो कूल कहलाने वाली क्लास है, जो स्टूडेंट है, वो अक्सर कहता था कि वोटर बिक जाते हैं, झुग्गियों झोपड़ियों को वोटर बिक जाते हैं, दलित पिछड़े आदिवासी वोटर बिक जाते हैं ग्रामीण पृष्ठभूमि की। जब पहला छात्र संघ चुनाव दिल्ली विश्वविद्यालय में मैंने देखा तो वहाँ पर पूल पार्टी से लेकर के खाने खिलाने और मूवी में ले जाने का कल्चर इतना था कि आज भी दावे के साथ कह सकता हूँ, शर्मनाक दावा है कि दिल्ली विश्वविद्यालय से ज़्यादा वोट कहीं नहीं बिकते हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय से ज़्यादा वोट कहीं नहीं प्रभावित होते। ये चुनौती नहीं है क्या आप लोगों के लिए? ये चुनौती नहीं है क्या जब हॉल मॉल में ले जाएंगे लोग? बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि और यही हमारा एक मुद्दा भी है कि हमें मनी मसल की पावर को इस पर डिफीट करना है। और इस पर मुझे लगता है कि सिर्फ ये ड्यू का एक इलेक्शन नहीं होने वाला, ये एक मैसिव स्टूडेंट मूवमेंट होएगा, जहाँ पे हर एक बच्चा दिल्ली यूनिवर्सिटी का रिजेक्ट करेगा इस तरीके की मनी मसल की पावर की पॉलिटिक्स को, क्योंकि ये दर्शाता है कि एबीवीपी समझता है कि वो किसी भी चॉकलेट या फिर एडवेंचर पार्क या किसी भी ऐसे फ्रीबीज से वोट खरीद सकते हैं।
और डीयू का बच्चा इतना नासमझ नहीं है कि वो अपना वोट बेच दे इन सब चीज़ों के लिए। डीयू का बच्चा यहाँ पढ़ने आता है, यहाँ पे चाहता है कि उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच मिले, एक्सप्रेशन मिले, उसको ऐसी जगह मिले जहाँ पे वो वाद विवाद कर सके बिना डरे, बिना खौफ के। तो अब इस पर वो अपनी जिम्मेदारी समझ रहा है, समझेगा, और अपना जो राइट टू वोट की एक पावर है उसको एकदम समझदारी से एक्सरसाइज करेगा। और ये जो फ्रीबीज की राजनीति जो करते हैं, जो वोट खरीदने की राजनीति है, उसको मुंह तोड़ जवाब देगा। इस बार मुझे लगता है कि पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी का बच्चा आयशा को वोट करेगा, क्योंकि वो समझ चुका है कि कैसे यूनिवर्सिटी के अंदर उनके वोट खरीदे जा रहे हैं। मनी और मसल पावर पर तो हम बातचीत कर रहे हैं, एक जो उसी से उपजा हुआ है जो पैट्रियार्की का रोग है, वो दिल्ली विश्वविद्यालय में और उसके साथ ही छात्र संघ में और ज़्यादा मजबूत हुआ है। उस पैट्रियार्की को बल देता है यहाँ का छात्र संघ संरचना जो है। क्या उसमें जो हॉस्टल के सवाल हैं, जो कर्फ्यू का सवाल है कि इतने बजे से इतने बजे तक लौट आना है, इन सब पर दामिनी के क्या व्यूज हैं और वो इसके साथ कैसे टैकल करने वाली हैं अगर चुनकर आती हैं? हॉस्टल का और लाइब्रेरी का ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है हर स्टूडेंट के लिए। आपको देखें कि हॉस्टल के टाइमिंग्स में डिफरेंस होता है। बॉयज़ हॉस्टल का टाइमिंग के अंदर थोड़ा डिफरेंस है, गर्ल्स हॉस्टल का टाइमिंग के अंदर डिफरेंस है। ऐसा क्यों है और क्यों इस तरीके से महिलाओं पर रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है? क्यों एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी भी डूसू के अंदर विमेन कॉलेजेस को हिस्सा नहीं बनाया है? क्योंकि जो सोसाइटी का एक पेट्रियार्कल बेस है ना, वो रिफ्लेक्ट करता है एडमिनिस्ट्रेशन में भी, वो रिफ्लेक्ट करता है स्टूडेंट यूनियन के अंदर भी। तो उस स्टूडेंट यूनियन को बाहर निकालना पड़ेगा जो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर पितृसत्तात्मक सोच को आगे बढ़ाते हैं। एबीवीपी को इस बार बाहर निकालेंगे और जब पावर का जो पूरा नेक्सस चेंज होएगा, इस पर जब कॉमन स्टूडेंट आगे आएगा तो खुद ब खुद हम सब संघर्ष करेंगे, एक साथ लड़ेंगे, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ आयशा की नहीं है। एबीवीपी पर बार बार हमला कर रही है, एनएसयूआई पर बड़े नरम है, आरोप भी लगते हैं सोशल मीडिया पर जमकर कि लेफ्ट लिबरल और कांग्रेसियों का बड़ा साठगांठ और गठबंधन चलता है। क्या आप सच कर रही हो? हम वायलेंस और ये पितृसत्तात्मक सोच का जो एक सिस्टम है पूरा, उस सिस्टम के अगेंस्ट है हम, चाहे वो एबीवीपी करे या एनएसयूआई करे, क्योंकि ये पूरा सिस्टम गलत है। ये पितृसत्तात्मक सोच का, ये डर फैलाने का, खौफ फैलाने का, इसमें सबसे आगे एबीवीपी है, एनएसयूआई भी इसके अंदर करता है। हम दोनों को कंडेम करते हैं, दोनों को हम सवाल पूछते हैं, दोनों को हम चाहते हैं कि वो इस सोच को बदले और खुद बैकआउट करे, क्योंकि वो अगर वो जेंडर इक्वालिटी में विश्वास नहीं रखते। तो चेतना से भी बातचीत करते हैं। जब कैंपेन करने आप लोग निकले तो मारपीट की कोई घटना कुछ आप लोगों ने फेस किया? दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनाव इतने आसानी से तो नहीं निपट जाते। हाँ, मतलब हमारे एक साथी है आफ्ताब आलम, तो उनके साथ खींचातानी की गई, देशद्रोही के नारे लगाए गए, उनको मतलब उनके कपड़े को फाड़ने की कोशिश की गई और उनको देशद्रोही कहा गया, जबकि उनके पिताजी है वो मिलिट्री में काम करते हैं। ये दयाल सिंह कॉलेज वाली घटना। हाँ, तो आप ही सोचिए जिनके पिताजी मिलिट्री में काम कर सकते हैं उनके बेटे को जो है देशद्रोही कहा जा रहा है। मतलब आप सोचिए कि जब आपके पास कोई मुद्दा नहीं होता, जब आपको लगता है कि अब हम क्या करें, हम तो उसको रोक भी नहीं सकते, तो वो देशद्रोही का नारा लगाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि हम इसको रोके कैसे। जब पूरा डीयू जो है वो आयशा चिल्ला रहा है, तो वो सोचते हैं कि हम आयशा की आवाज़ को कैसे दबाएं, तो वो देशद्रोही की आवाज़ को प्रबल करते हैं। वो सोचते हैं कि अगर हमें एक हिस्से को दबाना है तो हम ऐसे हिस्से को बोलते हैं कि देशद्रोही की सबसे राष्ट्रीयता की भावना आ जाए कि हाँ, अगर तुम देश से प्रेम करते हो तो तुम हमारे साथ आओ, देशद्रोही से जो है जो इनसे एक हीन भावना करो, जो कि कोई मुद्दा ही नहीं है। वहाँ पर देशद्रोही का नारा लगाना मतलब एक मूर्खता होगी, मूर्खता से कम इसको कोई नहीं कह सकते। और मारपीट करना है कैंडिडेट को, जो है कैंडिडेट को कैंपेन करते समय कोई छू भी नहीं सकता, और वो जो है उनके साथ मारपीट करे तो ये तो बहुत गलत बात है। और एक कॉमन स्टूडेंट को हमेशा डर रहता है, जैसे कि हम जो है अपने जो विड्रॉल करने के लिए गए थे तो वहाँ पर एबीवीपी की लड़कियाँ आई, 5-6 लड़कियाँ, और वो मतलब पुलिस वहाँ खड़ी थी और वो हमसे कह रही कि तुम अपने आईडी कार्ड्स बताओ, और वो हमारे आईडी कार्ड्स चेक कर रही थी और पुलिस वहाँ खड़ी थी और पुलिस उनसे बात कर रही, फिर भी वो नहीं मान रही है। तो मतलब उनका कितना प्रभुत्व है। मतलब सोचिए कि पुलिस बल है जिन पर हम विश्वास करते कि नहीं, हम वहाँ जाएंगे तो हम इसलिए सेफ़ है कि वहाँ पुलिस होंगी, तो हम वहाँ पर भी हम महसूस करते कि नहीं, कहीं हमारा भी जो है विड्रॉल पेपर वो फाड़ ना दिया जाए, हमारा भी नॉमिनेशन पेपर फाड़ ना दिया जाए। और वायलेंस तो है ही है, प्रोफेसर, डीन, टीचर्स, इनके साथ मारपीट होती है, तो कॉमन स्टूडेंट तो क्या अपने विचार रखेगा, वो तो हमेशा डरेगा कि हम अपने विचार। वायलेंस का कितना घिनौना रूप बढ़ता चला जा रहा है। दयाल सिंह कॉलेज की एक घटना बता रहे हैं कि इनके यहाँ उम्मीदवार क्योंकि वो मुस्लिम नाम के साथ हैं इसलिए उनको घेर कर मारा जाता है, उनकी पहचान क्योंकि मुस्लिम है।
उसी कॉलेज का वाकया बताते हैं 2013 और 2014 में। 2013 में सबसे ज़्यादा पॉपुलर स्टूडेंट का नाम रहा वसीम और 2014 में सबसे ज़्यादा पॉपुलर स्टूडेंट का नाम रहा फरहान खान। फरहान खान की कैंडिडेचर रद्द हो गई, इसलिए वो उम्मीदवारी उनकी बाद में वैभव तिवारी जीत गए वहाँ पर चुनाव। कहने का मतलब ये है कि पिछले कुछ सालों में इतनी तेज़ी से बदला है कि अब नाम देखकर टारगेट किया जा रहा है। कभी वसीम और फरहान को उनके मुस्लिम होने की वजह से तो नहीं टारगेट किया गया, हाँ जो डीयू में आम गुंडागर्दी है उसकी वजह से ज़रूर लड़ाई झगड़े हुए हैं। तो पिछले 5-6 सालों में हमने जो देखा है वो चीज़ें बहुत बदली हैं। दरअसल मैं भी दयाल सिंह कॉलेज का स्टूडेंट रहा, इसलिए उस राजनीति को समझ पा रहा हूँ। और अभी जब चेतना बता रही हैं तो सोचने में कितना भयानक और दर्दनाक लग रहा है कि 5-6 सालों में इतना कुछ हो गया कि नाम देखकर टारगेट किया जाता है। आप कुछ जोड़ना चाह रही थी अभी बदलती राजनीति। हाँ, हम बस यही बताना चाहते हैं कि कल प्रेसिडेंशियल डिबेट था मिरांडा हाउस में डूसू के सभी कैंडिडेट्स के लिए, और वहाँ पर एबीवीपी से जुड़े कुछ स्टूडेंट्स ने आके ना ही सिर्फ मुझे रोका बट मेरा माइक भी छीनने की कोशिश की, मुझे बोलने नहीं दिया गया वहाँ पे, और वो उन्होंने बीच में बोलना शुरू कर दिया। बहुत ज़ोर ज़ोर से उन्होंने अपना नारा कुछ लगाकर हमें रोकने की कोशिश की, वो डिबेट होने नहीं दिया। मुझे माइक लेके आगे जाना पड़ा और फिर मैंने अपना बात बोला वहाँ पे, जो कि मैं फिर भी पूरी तरीके से नहीं बोल पाई। तो आप देख रहे हैं कि ये सिर्फ एक जगह नहीं हुआ, जो एक डेमोक्रेसी होनी चाहिए यूनिवर्सिटी लेवल के अंदर, वो काफ़ी वक्त से उसको दबाया जा रहा है, आवाज़ों को दबाया जा रहा है। अगर कोई स्क्रीनिंग हो रही है खालसा कॉलेज के अंदर तो मारपीट हो रही है, प्रोफेसर्स के साथ मारपीट हो रही है। कल प्रेसिडेंशियल डिबेट के अंदर भी रोका गया था। तो जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन हुआ करता था उसको दबाया जा रहा है। मतलब जब शाखा के छात्रों की बात हो तो जेंडर कोई बार नहीं है वायलेंस के लिए, जिस तरह से मर्द करते हैं उसी तरह से मिला है। आप तो शायद मिरांडा हाउस कॉलेज से ही हैं, तो बता सकें कि ऐसा क्या है कि मतलब जो महिलाएं भी रिप्रेजेंट करने जाती हैं पार्टियों को, उनके अंदर भी इस तरह की वायलेंस और इस तरह की चीज़ें हावी होती हैं, क्यों? देखिए, ये जो प्रभाव है ये ऐसा नहीं कि सब ऐसा सोचते हैं कि इनको बोलने नहीं दिया जाना चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि इनका वास्तव में प्रभाव है, क्योंकि जब दामिनी दी जब वहाँ गई तो पूरे मिरांडा हाउस ने आयशा को सपोर्ट किया और आयशा के नारे लगाए और गो बैक एबीवीपी का जो लगभग उसकी वजह आप हो सकती हैं, लगाव नियरेस्ट का जो लगाव होता है ना, वो भी एक फैक्टर होता है जिस कॉलेज के जो होते हैं। हाँ, बट ये हर साल होता है, हर साल गो बैक एबीवीपी के नारे लगते हैं और हर बार आयशा को सपोर्ट मिलता है, क्योंकि वहाँ की लड़कियों को पता है कि जब इनके सामने माइक छीना गया है ना, मतलब बैक स्टेज तो नहीं छीना गया, वो सब देख रही है, वो सब समझ रही है। बट बुरा तब लगता है कि ये सब देखते हुए भी, समझते हुए भी हर साल जो जीत रहे हैं, तो ये प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि ये जीत कैसे रहे हैं। तो कुछ जो स्टूडेंट है जो मतलब कहीं ना कहीं इनसे नकारात्मक रूप से प्रभावित हो चुके हैं, अगर वो अपनी सोच बदल ले तो सच में आयशा जो है वो आ सकता है यूनियन में, और यूनियन में ना आते हुए भी आयशा ने बहुत काम किया है और आयशा हमेशा करता रहेगा। इनसे जो ये छोटे मोटे जो ये हम मारपीट करते रहते हैं, इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये उल्टा जो है हमारे संगठन को मजबूत करते हैं, क्योंकि हम जितनी मार खाते हैं उतनी हमें ज़्यादा क्षमता आती है कि उनसे कोई फिर फ़र्क पड़ना भी बंद हो जाता है। तो वो फिर ज़्यादा हमें अफेक्ट भी नहीं करते, वो उल्टा हमें मजबूत करते हैं कि हमें अपनी आवाज़ को हमें कम करने की कोशिश की जा रही है उनकी आवाज़ से, तो हमें अपनी आवाज़ को इतना प्रबल करना है कि वो चिल्लाते रहे फिर भी हमारी आवाज़ ना दब सके। बातचीत के आखिर में दलितों और माइनॉरिटी के सवाल, क्योंकि बिना रिप्रेजेंटेशन की कोई बात पूरी नहीं होती। महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन तो हमने देख लिया कि 4 में से 2 पैनल महिलाओं का है, यानी यहाँ जेंडर जस्टिस की बात सामने तो दिख रही है। आपका आयशा क्या इस बार दलितों और माइनॉरिटी को रिप्रेजेंट करने में सफल हो रहा है और उनके सवालों को शामिल करने में सफल हो रहा है? आयशा ने हमेशा से उनके सवालों को तो शामिल किया ही है, क्योंकि जो हमारी लड़ाई है, हमारा जो एक संघर्ष है, वो है एक्सप्लॉयटेशन के ख़िलाफ़, वो है इस ऐसे सिस्टम के ख़िलाफ़ जहाँ पे आए दिन आप देख सकते हैं कि कैसे जाति सूचक शब्द यूज़ किए जाते हैं, कैसे जातिवाद हमारे आसपास है, हमारे बीच है, हमारे अंदर भी हो सकता है। और रिप्रेजेंटेशन इस बार आयशा के पैनल में जैसे आप देख सकते हैं कि दलितों को भी दिया गया है, विमेन को भी दिया गया है, और माइनॉरिटी, रिलीजियस माइनॉरिटी को भी दिया गया है। तो रिप्रेजेंटेशन अगर हम आयशा का इस बार देखें तो वो बहुत एक अच्छा परिवर्तन है, और इससे हम अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ जो डीयू के अंदर कंटेस्ट करती हैं उन सब का हम देख सकते हैं कि कैसे आयशा उनसे डिफरेंट है, कैसे यहाँ पे हम जाट गुजर पॉलिटिक्स जो एक हो रही है उसके
उसके सामने एक ऑल्टरनेटिव पेश कर दे कि एक लाइन में जोड़ना चाहूँगा, बार बार जब दिल्ली विश्वविद्यालय का चुनाव होगा तो उसमें जाट गुज्जर नाम की दो समुदाय का जिक्र होगा तो कहीं ऐसा ना लगने लगे आपको कि ये जातिवादी रिमार्क्स हैं। दरअसल ये पिछले 2 से 3 दशक के बीच उभरी हुई एक ओबीसी जातियों या उनमें से कुछ सवर्ण जातियां भी आती हैं, उनके बीच से उभरी हुई एक राजनीतिक सत्ता की ताकत का एक्सरसाइज मात्र है। आप उसे समझिए, वो ट्रेडिशनली ब्राह्मणिकल पैट्रियार्क नहीं है। वो जब एनसीआर बेल्ट का प्रभाव बढ़ा तो उस समुदाय के कुछ लोगों का राजनीतिक वर्चस्व बढ़ने लगा और वो दिल्ली में प्रॉपर एक्सरसाइज करने लगे हैं। उसे जातियों पर टारगेट न मान करके उसे दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर उन जाति विशेष के लोगों द्वारा किए गए उत्पात तक ही समझा जाए। देश भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर परेशान हो, दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं की अलग ही चिंता है। वो यहाँ पर एबीवीपी की तरफ से चुने गए छात्र की डिग्री देखना चाह रहे थे। देख पाए कि नहीं आप लोग? उनकी डिग्री सही थी क्या गलत? लास्ट ईयर का एबीवीपी की तरफ से जो प्रेसिडेंट की पोजीशन पे खड़ा हुआ था वो था अंकित बसोइया। उसका डिग्री फेक था और ये सिर्फ राइट टू वोट का ही मजाक नहीं बनाया उन्होंने पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर सब छात्रों का, पर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और भी बड़ा एक पूरा नेक्सस चलाया गया था एबीवीपी और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में, जहाँ पे 60 दिनों का वक्त दिया जाता है कि अगर कुछ गड़बड़ होती तो चुनाव दोबारा होते हैं। बट उन्होंने 61st डे पे अपना एक्शन लिया, 60 दिन तक अपने लाडले अंकित बसोइया को बचा कर रखा और 61st डे पर एक्शन। एबीवीपी को एडमिन का लाडला बोल रही हैं हम? हाँ, वो सबका हम लाडला ही बोल रहे हैं उसको। तो उन्होंने 61st डे पर एक्शन लिया और जो दी इलेक्शन का एक और हक जो हमारा था वो राइट टू वोट के साथ तबाह कर दिया उसको, वो भी हमें दी इलेक्शन का भी मौका नहीं दिया। तो एक तरीके से आप देखेंगे कि लास्ट ईयर एबीवीपी ने कितना बड़ा विश्वासघात किया है ड्यू के हर एक स्टूडेंट के साथ, कितना बड़ा स्कैम किया है एबीवीपी ने लास्ट ईयर इलेक्शंस के वक्त। और इस पर ऐसा बोल रहा है कि अगर एबीवीपी में थोड़ी सी भी गैरियत बची है तो उन्हें इस बार प्रेसिडेंशियल पोजीशन पे चुनाव नहीं लड़ना चाहिए और पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी के सभी छात्रों से माफ़ी मांगनी चाहिए उस विश्वासघात के लिए जो उन्होंने लास्ट ईयर किया। एनएसयूआई से आपकी नाराज़गी नहीं दिख रही है, तो ये पूछना चाहता हूँ कि एनएसयूआई के साथ आकर क्यों चुनाव नहीं लड़ रहे थे, या उससे भी है नाराज़गी आप लोगों को? बिल्कुल, हम एबीवीपी एनएसयूआई दोनों को ही हम उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं, उनकी जिस तरीके की वो राजनीति कर दे, जिस तरीके से वो कैंपस के अंदर काम कर रहे हैं। पर ये जैसे आपने फेक डिग्री का पूछा था उसमें एबीवीपी का कैंडिडेट, ये धनबल बाहुबल वाली बुराई बराबर एनएसयूआई में भी है। बिल्कुल बिल्कुल, धनबल बाहुबल मनी मसल का पावर जो है एबीवीपी एनएसयूआई आप दोनों ही पार्टीज में देख सकते हैं। और क्योंकि हम मनी मसल की पावर को रिजेक्ट करते हैं इसलिए हम एनएसयूआई के साथ नहीं आ रहे हैं। हम ऐसी पॉलिटिक्स को लेकर आना चाहते हैं जहाँ पे कॉमन स्टूडेंट हो, कॉमन स्टूडेंट का ही रिप्रेजेंटेशन हो, ना कि मनी मसल का। चेतना अक्सर देखा जाता है जब विश्वविद्यालयों में महिलाओं के लिए कुछ करने की बात आती है तब अक्सर 2-3 काम बताए जाते हैं। एक काम तो सबसे अच्छा मतलब गिनती के लिए और दिखाने के लिए, फ़ोटो खिंचाने के लिए हो जाता है कि सैनिटरी नैपकिन का वेंडिंग मशीन हमने लगवा दिया, या फिर कराटे की ट्रेनिंग की कुछ कार्यशालाएं आयोजित कर दी जाती है। इन 2 कामों के साथ इतिश्री हो जाता है। ऐसा एबीवीपी के प्रेसिडेंशियल उम्मीदवार ने भी इस बार दावा किया है और तमाम लोग पिछले 10-11 साल से, भले ही कोई महिला प्रेसिडेंट ना चुनी गई हो, तमाम संगठनों के लोग यही दावा करते हैं कि हमने ये कर दिया। क्या यही 2 सवाल हैं क्या महिलाओं के, या और सवाल हैं? आप उसे असर्ट कीजिए। जो आपने कहा कि जो कराटे वराटे सिखाकर जो वो मतलब किया जाता है, तो वो कराटे जो है मतलब लड़कियों को कराटे मतलब सिखाने चाहिए। तो मतलब लड़कियों को कराटे सीखने से अच्छा ये है कि जो लड़के हैं उनको खुद पे कंट्रोल होना चाहिए कि वो ना करे, तो शायद कराटे वराटे ये सिखाने की किसी को ज़रूरत भी ना पड़े। तो अगर जो सब बोल रहे हैं मतलब एबीवीपी की राजनीति मतलब बिल्कुल महिलाओं से उलट है और वो खुद जब ऐसी बात करते हैं तो थोड़ी हिचक होती है कि वो ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो जो कैंपस में जो सोच है उसको बहुत बदलने की ज़रूरत है। और आयशा जो है हमेशा से इसमें प्रखर रहा है, महिलाओं के लिए आवाज़ उठाई है। और ऐसा नहीं कि यूनियन में आने के बाद हम सब करेंगे, जब यूनियन में आने से पहले भी, चाहे वो उन्नाव केस है उसके लिए भी आयशा ने जो है प्रोटेस्ट किया था। तो आयशा से हमेशा जो है हर किसी मुद्दे के लिए जो है एक कॉमन स्टूडेंट के मुद्दे के लिए, महिलाओं के मुद्दे के लिए हमेशा से उन सबकी एक सशक्त आवाज़ बनकर उभरा है और उभरेगा। 2 शब्द हैं उन पे बड़ा रैंडम सवाल होगा, आपकी प्रतिक्रिया बस ये जानना है। ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की पर क्या सोचती हैं दामिनी? और इसके साथ ही हॉस्टल के जो गेट तोड़ने वाले मुहिम रहे हैं, मसलन पिंजरा तोड़, उस पर क्या सोचती हैं? ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की को अगर किसी ने इस बार दूसरे इलेक्शन के अंदर जवाब दिया है, उसके अगेंस्ट एक ऑल्टरनेटिव पेश किया, तो वो है आयशा। क्योंकि यहाँ पे महिलाओं को ही नहीं
महिलाएं जो पिछड़े वर्गों से आती हैं उनको मौका दिया है। तो यानी यहाँ पे दिखाया गया है कि इस बार की कैसे सिर्फ जेंडर का ही इशू नहीं है, जेंडर के साथ कास्ट का भी इशू है, क्योंकि ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की ये दो ऐसे शब्द एक दूसरे से जुदा नहीं है। पेट्रियार्की ब्राह्मणिज्म में से निकलती आई है, और इसलिए हम अगर जेंडर की बात करते हैं तो हम कास्ट को कभी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और जिस तरह से एक पाबंदियों में रखने की एक हमेशा से कल्चर रही है इस देश में महिलाओं को, हॉस्टल का टाइम तय कर दिया जाता है, सुरक्षा के मद्देनज़र तो ठीक है एक बहाना चलता है, लेकिन उसके नाम पर किस तरह का शोषण होता है आप जानते हैं। क्या आप मानते हैं कि जो हॉस्टल लॉक का टाइमिंग है ये नहीं होना चाहिए? बिल्कुल, ये जो हॉस्टल का एक रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है विमेन स्टूडेंट्स के ऊपर, ये बिल्कुल गलत है। इसमें आप क्या कहना चाहते हैं कि अगर एक औरत को हम सेफ़ रख सकते हैं तो उसको बाहर जाने से रोका जाएगा क्या? सेफ्टी बाहर जाने से रोकने से नहीं आएगा, सेफ्टी आएगा जब तुम बाहर उसके साथ कुछ गलत हो रहा है उसको पनिश करोगे। सेफ्टी का जो इनका सुरक्षा के उसमें रिस्ट्रिक्शंस लगाने का लॉजिक ही पूरा गलत है, ये लॉजिकल ही नहीं है। और जैसे आपने अभी बोला था कि कराटे और डिफेंस का वो कहते हैं कि आप डिफेंस करिए, आप अपना कराटे सीखिए, कि बाहर आपके साथ कुछ गलत होता है तो आप देखिए, आप खुद कीजिए, पर ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि ये किसी और ने अगर हमारे साथ कुछ गलत करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप सोसाइटी को बदलिए। पहले हमें कराटे सिखाने से आप क्या साबित करना चाहते हैं कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अब सिचुएशन को डील करें या नहीं करें? नहीं, एक औरत अगर कराटे सीखना चाहती है वो अपने मन से सीखेगी, नहीं सीखना चाहती वो भी उसकी चॉइस है, पर उसके ऊपर ये बर्डन क्यों है कि उसे क्यों सीखना पड़ रहा है? अपने आप को बचाने की ये ज़रूरत ही क्यों आ रही है? क्यों हम सोसाइटी को नहीं चेंज कर रहे हैं? जब तक सोसाइटी को चेंज नहीं करोगे तब तक कोई चेंज नहीं आने वाला है हमारे बीच में। तो हमें सोसाइटी को चेंज करने की ज़रूरत है, ये नहीं कि विमेन के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन डाला जाए कि तुम अपने आप को खुद बचाओ। इन्हीं सब बातों के साथ आखिर में, क्योंकि तमाम तरह की आज़ादी की बात दामिनी ने कह दी है, आपको क्या लगता है किन किन चीज़ों से आज़ादी चाहिए? देखिए, आज़ादी का मतलब है कि जब हम अपने विचार को खुल के रख सकें। आज़ादी का मतलब ये नहीं कि हम आज़ाद होके, देखिए आज़ादी चाहिए कि कोई भी कॉमन स्टूडेंट अपने विचार रख सके, उसको डर ना लगे कि मैंने जो बोला है इस बोलने पर मुझे कोई आकर पीट जाए। आज़ादी ये होनी चाहिए कि जब आप वोट दें तो आपको किसी का नाम रटाने की राजनीति नहीं होनी चाहिए, या फिर ये नहीं होना चाहिए कि तुम इसको वोट दे, किसी का प्रेशर नहीं होना चाहिए। जब 12 तारीख को लोग आएंगे तो वो अपने आप से वोट देंगे। आज़ादी ये होनी चाहिए कि आप क्या प्रश्न पूछना चाहिए, आप पे भी ये प्रेशर नहीं होना चाहिए कि आपको यही प्रश्न पूछना है, ये आज़ादी है। आज़ादी ये होनी चाहिए कि मैं क्या जवाब देना चाह रही हूँ, मुझ पे कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए कि तुम्हें यही जवाब देना है। जब एक एटमॉस्फेयर पूरा खुला हो जाता है जिसमें हर कोई इंसान जो करना चाहता है वो कर सके, हॉस्टल्स के रेस्ट्रिक्शन है उसको तोड़कर कोई 8 बजे के बाद जो है कॉलेज से पढ़कर आ जाए, उसको कोई ट्यूशन्स लेने पड़ते हैं। हो सकता है कि कोई स्टूडेंट है वो इकोनॉमिकली इतना अच्छा नहीं है तो वो कॉलेज से आकर ट्यूशन्स लेता है, हॉस्टल में रह रहा है तो वो कैसे लेगा? पॉसिबल ही नहीं है। तो आज़ादी ये कि जितने बहुत सारे बंधन है उसको जो है तोड़ दो, तोड़ने के बाद एक स्वतंत्रता कि हम जो चाहे वो बोल सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। हम भी जो है रिप्रेजेंटेशन में अपना भाग ले सकते हैं, हम भी चुनाव में खड़े हो सकते हैं, हम भी वोट दे सकते हैं। ये सब आज़ादी है। जैसे कि महिलाओं को कॉलेजेस को नहीं दिया गया तो ये आज़ादी नहीं हुई, उनके बंधन को भी तोड़ के वो भी वोट दे, ये सब आज़ादी। एक ऐसा कल्चर जिसमें हर कोई स्टूडेंट, हर कोई टीचर, हर कोई डीन, हर कोई प्रोफेसर, हर कोई इंसान, हर कोई कार्यकर्ता, हर कोई प्रेस वाला, हर कोई जवाब देने वाला वो कर सके जो वास्तव में उसे करना है बिना किसी के दबाव के, ये आज़ादी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आज़ादी के तमाम मायने बताने और समझाने के लिए। आज़ादी की डिबेट यही नहीं ख़त्म होती। आज़ादी खासकर महिलाओं के लिए तो इस समूचे पैट्रियार्क समाज से है, आज़ादी इस धर्म की सत्ता से भी है, आज़ादी इस समाज की तमाम मोनोपोली से भी है, क्योंकि महिलाओं की आज़ादी की डिबेट सीमित नहीं की जा सकती। धन्यवाद।